दोस्तों नमस्कार, एग्जाम कंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। मजे में हैं आप लोग? ठंडी से बचा के रहिएगा। सुबह शाम तो बहुत ठंडी है, ठीक है? तो बचा के रहिएगा। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस समय मैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। और इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनकी प्रबल संभावना है कि वो आपकी परीक्षा में पूछे जाए, ठीक है? एक वीडियो हमने इसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पे बनाई थी और एक आप लोगों की डिमांड पे मैंने पंचवर्षीय योजनाओं पे एक वीडियो बनाई थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं में तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। उस वीडियो को आप कई बार देख लीजिएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं से जो योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? पिछली वीडियो में हमने जो है आपसे 2 प्रश्न भी किए थे, उसके भी जवाब हम देंगे। और दोस्तों, जो अभी हम वीडियो शुरू कर रहे हैं इसमें भी हम आपसे एक सवाल करेंगे। सबसे पहले जिन्होंने पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया है उन्हें बहुत-बहुत साधुवाद। और आप लोग लगातार ऐसी ही मेहनत करते रहिए, ठीक है? और जो नहीं आंसर दिए हैं उस बार, वो इस बार कोशिश करें कि आप आंसर देने की आदत डालिए। और कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने आए तो उसे सॉल्व करके आगे बढ़िए, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि किसी भी समय आप जो है एक प्रश्न आपके दिमाग में होगा, क्योंकि उसको आपने सॉल्व किया है, तो आप उसकी तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। वो आपके दिमाग में बन जाएगा कि उस प्रश्न का आंसर क्या है, ठीक है? तो आंसर देने की आदत जरूर डालिए, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करिए और अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर करते रहा करिए। बहुत लोग शेयर करते हैं, उन सबको जो है बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत लोग शेयर नहीं करते हैं, तो उन्हें भी आग्रह है कि आप अपने अनुभव भी शेयर कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी अभी। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल। और हाँ, कल तक की सारी पीडीएफ वहाँ चली गई है। अभी शाम की जो पीडीएफ है वो नहीं गई है। अभी थोड़ी देर में मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। तो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ाते समय कल जो प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों के बारे में पहले उसके आंसर देख लेते हैं। देखिए, कल जो मैंने पहला प्रश्न पूछा था, वह पूछा था कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ठीक है? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? यही प्रश्न था ना? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? यही प्रश्न पूछा था, किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ठीक है ना? की गई थी। तो देखिए, भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना है वह किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना? किसमें? तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। और भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना है वो एग्जैक्ट उसकी वो वर्ष है 1965 में एफसीआई की स्थापना की गई थी। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वो प्रोफेसरों की परीक्षा है, इसलिए इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऐसे ही पूछे जाएंगे जिसमें कुछ न कुछ विशेषज्ञता हो, ठीक है? इसलिए इस बात को याद रखिएगा। भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना है 1965 में तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। बहुत लोगों ने शानदार उत्तर दिया है, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? और आगे के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमने पूछा था कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ठीक है? तो किस पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? तो देखिए, भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना है वह किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। कब? पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, ठीक है ना? तो इस बात को याद रखिएगा। और वास्तविक तिथि जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की वह है 2 अक्टूबर 1975। कब? 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सबसे पहले की गई थी, ठीक है? तो इसका भी उत्तर बहुत लोगों ने दिया था, इसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं, ठीक है? जिन लोगों ने उत्तर नहीं दिया है वह भी प्रयास करें कि वह इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है? अब चलिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आज के क्विज का सवाल, ठीक है? आपको बताना है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या इसे कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपको बताना है कि आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कब किया गया था? तो ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 1935 में। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन 1945 में। सी ऑप्शन है 1949 में। और डी ऑप्शन है 1954 में। आपको बताना है कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक प्रश्न ये बताना है, और एक प्रश्न मैं और पूछूंगा कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 20वीं सदी के किस दशक में शुरू की गई? किस दशक में शुरू की गई, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, किस दशक में शुरू की गई, यह प्रश्न आपको बताना है, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कौन सा दशक था। तो ऑप्शन ये है पांचवां दशक, बी ऑप्शन है छठवां दशक है, सी ऑप्शन है सातवां दशक, क्या है सातवां दशक है। ठीक है, और डी ऑप्शन है आठवां दशक। ठीक है, आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 20वीं शताब्दी के किस दशक में शुरू की गई थी। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 20वीं सदी के किस दशक में हुई थी। ठीक है ना, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 20वीं सदी के किस दशक में ये शुरू की गई, नहीं किस दशक में हुई थी। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, सेंटेंस गड़बड़ हो रहा था। हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो भारत में 20वीं सदी के किस दशक में हुई, यह आपको बताना है। वो पांचवां दशक था, छठवां दशक था, सातवां दशक था या आठवां दशक था। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप देंगे, इसकी प्रतीक्षा में मैं हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और ये दोनों प्रश्न जो मैंने आपसे पूछे हैं ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप जब पीवाईक्यू देखेंगे और अन्य कहीं जगहों पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गए आज के क्विज के प्रश्न। तो अब चलते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में क्या है, देखिए इकोनॉमिक्स की एक वीडियो हमने आपको बना दी और उसको मैंने बताया, मैक्सिमम चीजों को कवर किया। आज की दूसरी वीडियो है जो सिलेबस के अनुसार है और मैक्सिमम चीजों को इसमें कवर किया गया है। अगर इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और प्रयास करेंगे कम से कम वीडियो में आपके सिलेबस को समेट दें। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित है। तो ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र है, ऑप्शन बी उद्योग क्षेत्र है, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र और ऑप्शन डी है उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित है। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस में नियोजित है, कृषि क्षेत्र में नियोजित है। और जनगणना 2011 के अनुसार यानी सेंसस 2011 के अनुसार जो है कुल 59.3% लोग जो है कृषि में नियोजित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल जो है 59.3% लोग जो है कृषि क्षेत्र में नियोजित है। ठीक है ना, और प्रदेश के कुल कर्मियों में जो कृषक हैं, अब इनमें 59.3% कृषि क्षेत्र में नियोजित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, और इसमें से जो 29% है कृषक, इसमें कितना है 29% कृषक है, 29% कृषक है। और उसके बाद जो बचते हैं 30.3% जो है वह क्या है, वह कृषक न होकर कृषक श्रमिक है। क्या है? कृषक श्रमिक है। ठीक है, तो ये दोनों उसी में समाहित है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किसमें नियोजित है, कृषि क्षेत्र में नियोजित है। टोटल 59.3% है। ठीक है ना, अब आज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का दूसरा प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। आपको बताना है कि इसमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए है आयकर, ऑप्शन बी है उत्पादन कर, ऑप्शन सी है चुंगी कर और ऑप्शन डी है बिक्री कर। अब देखिए पहले ये जान लेते हैं कि जो ये प्रत्यक्ष कर क्या होता है और देखिए अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। देखिए प्रत्यक्ष ये कर जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर, ठीक है, क्या होता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है ना, तो देखिए जो प्रत्यक्ष कर होता है, सबसे आसान डिफिनेशन दे रहा हूं, ठीक है, याद रख लीजिएगा और अक्सर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो प्रत्यक्ष कर होता है
प्रत्यक्ष कर ऐसा कर जो जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है उसी को उसका भुगतान उसी को करना होता है। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? ऐसा कर होता है कि जिस पर लगाया जाता है, जिस पर लगाया या इसे क्या कहते हैं? आरोपित किया जाता है, जिस पर लगाया या आरोपित किया जाता है वही भुगतान करता है। ठीक है, वही भुगतान करता है। ये सबसे शार्ट परिभाषा है। ठीक है ना, वही भुगतान करता है। ठीक है, तो जिस पे लगाया जाता है वही भुगतान करता है, यानी अर्थशास्त्र की भाषा में कहे कराधान, कराधान, कराधान व करापात, करापात। ठीक है, कराधान व करापात। कराधान का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। क्या कहते हैं? इंसिडेंस, क्या कहते हैं इसे? इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं। ठीक है ना, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। और करापात का मतलब इंपैक्ट ऑफ टैक्स, इंपैक्ट ऑफ टैक्स। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि जिस पर लगाया जाता है या आरोपित किया जाता है वही भुगतान करता है, यानी कराधान व करापात। इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स सेम उसी व्यक्ति पे पड़ता है। ठीक है ना, एक ही व्यक्ति पे या उसी व्यक्ति पे पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा, उसी व्यक्ति पर पड़ता है। उसी व्यक्ति का मतलब क्या होता है? जिस पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति पर पड़ता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अब इसके उदाहरण भी दे देते हैं। इसके उदाहरण है, देखिए जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल है, जैसे है आयकर। आयकर को इसमें शामिल किया जाता है, निगम कर को इसमें, या ये आयकर का मतलब क्या है? इनकम टैक्स इसे कह सकते हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कहते हैं। फिर आ जाइए निगम कर। निगम कर या इसे क्या कहते हैं? निगम कर या इसे क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। ठीक है ना, और एक है संपत्ति कर। संपत्ति कर को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है ना, संपत्ति कर या इसे क्या कहते हैं? वेल्थ टैक्स। ठीक है, वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए प्रत्यक्ष कर। उपहार करों पे भी प्रत्यक्ष कर लगा। भाई उपहार आप लेंगे तो कर कौन देगा? तो वो भी सीधे इसी में समाहित है। तो देखिए, इनकम टैक्स, निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स और संपत्ति कर यानी वेल्थ टैक्स, इसको प्रत्यक्ष कर में समाहित किया जाता है। प्रत्यक्ष कर जिस पर लगाया जाता है, जिस पर आरोपित किया जाता है वही भुगतान करता है। इसे ही प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी कराधान व इंपैक्ट ऑफ टैक्स यानी करापात सेम उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर कर लगाया जाता है। ठीक है, आयकर, निगम कर और संपत्ति कर इसके उदाहरण है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पक्ष में। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। अप्रत्यक्ष कर में, अप्रत्यक्ष कर में, अप्रत्यक्ष कर में जिस पर यह लगाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर में इस भुगतान करने वाला, भुगतान करने वाला, भुगतान करने वाला कोई और होता है, कोई और होता है। ठीक है ना, भुगतान करने वाला कोई और होता है। इस बात को याद रखिएगा। प्रत्यक्ष कर जिस पर लगाया जाता है, जिस पर आरोपित किया जाता है वही भुगतान करता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? भुगतान करने वाला सेम वही होता है, भुगतान करने वाला कोई और होता है जिस पर वह कर लगाया जाता है, उसके सिवा दूसरा व्यक्ति उसका भुगतान करता है। यानी इसमें क्या होता है? कराधान, इसमें क्या होता है? कराधान व करापात, कराधान व करापात यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स और जो है इंपैक्ट ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स, इंपैक्ट ऑफ टैक्स, यह दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यानी कराधान व करापात जो है अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर में जिस पर कर लगाया जाता है वह उसका भुगतान नहीं करता, उसका भुगतान कोई और करता है, वह कहीं और आगे बढ़ा देता है, धीरे धीरे दूसरों से उसका भुगतान करवा लेता है। अब इसके उदाहरण देखिए, जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, सीमा शुल्क जिसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। कस्टम ड्यूटी या इसे कहते हैं सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है इसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी, कस्टम, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, सीमा शुल्क है, अप्रत्यक्ष कर है। फिर आ जाता है सेवा कर। क्या आता है? सेवा कर, सबसे इंपॉर्टेंट है सेवा कर। ठीक है, सेवा कर को क्या कहते हैं? सर्विस टैक्स, रोज आप इससे गुजरते होंगे, सर्विस टैक्स, कहीं भी जाएंगे बिना सेवा कर की बात नहीं बनेगी। ठीक है ना, सेवा कर हो गया। देखिए, इनकम सीमा शुल्क हो गया जिसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी, फिर हो गया सेवा कर हो गया। ठीक है, सेवा कर को भी इसी में शामिल किया जाता है अप्रत्यक्ष करों में, और रोज आपका सामना सेवा कर से होता होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं अगला क्या है। अगला बिक्री कर, इसे कहते हैं सेल टैक्स। क्या कहते हैं? बिक्री कर, बिक्री कर या सेल टैक्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? सेल टैक्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है ना,
अब देखिए एक और है उत्पाद शुल्क। क्या है? उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क, यह भी बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में कि उत्पाद शुल्क क्या है। तो जो उत्पाद शुल्क है ये क्या है? उत्पाद शुल्क भी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी कहते हैं उत्पाद शुल्क को। और यह क्या है? यह भी एक अप्रत्यक्ष कर है। ये जितने उदाहरण मैंने दिए हैं ये सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है कौन अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा जरूर, ठीक। अब देखिए, अब इसको एक चीज इसमें आपको और बताना है। देखिए सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। जबकि प्रत्यक्ष कर में है इनकम टैक्स, निगम कर, संपत्ति कर यानी कारपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है। ये चीजें आप नोट करेंगे। एक इसमें एक्स्ट्रा चीज आपको बतानी है, उसको मैं अलग से कहां बताऊंगा, बात चली है तो बात दूर तक जाएगी। देखिए सेवा कर, एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में सेवा कर की शुरुआत कब से हुई, ठीक है। तो सेवा कर के बारे में जान लीजिए। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सेवा कर की शुरुआत कब से मानी जाती है, कब से शुरू हुई। तो देखिए एक समिति बनी थी जिसे कहते थे राजा राजा जे चिलैया समिति। राजा जे चिलैया समिति, ठीक है। एक समिति थी जिसका नाम है राजा जे चिलैया समिति। इन्हीं की सिफारिश के आधार पर वित्त वर्ष 1994-95 राजा जी चिलैया समिति की सिफारिश पर वित्त वर्ष 1994-95 में सेवा कर की एंट्री होती है और 1 जुलाई 1994 से सेवा कर की शुरुआत हो जाती है। कब से होती है? 1 जुलाई 1994 से सेवा कर की शुरुआत हो जाती है। और शुरू में क्या होता है? तीन सेवाओं पर यह कर लगाया जाता है। 3 सेवाओं पर यह कर आरोपित किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है ना। तो राजा जी चिलैया समिति की सिफारिश पर वित्त वर्ष 1994-95 और 1 जुलाई 1994 से सबसे पहले सेवा कर की एंट्री होती है। और सेवा कर शुरू में सिर्फ 3 सेवाओं पर लगाया गया था। अब इसमें और अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, अभी आपके लिए इतना ही सही है, ठीक है। तो इस पूरी कहानी को आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो ऑप्शन ए है वानिकी, ऑप्शन बी है विनिर्माण, ऑप्शन सी है कृषि और ऑप्शन डी है विपणन। तो देखिए इसमें से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? लेकिन दोस्तों देखिए इसमें दूसरे प्रश्न में जो ऑप्शन है ए सही है, प्रत्यक्ष कर कौन सा है? ए सही है, ठीक है ना। जल्दबाजी में हम आगे बढ़ गए। देखिए प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? आय कर को प्रत्यक्ष कर में शामिल किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है वानिकी, ऑप्शन बी है विनिर्माण, ऑप्शन सी है विपणन और ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है विपणन। आप बताइए कि इसमें से तृतीय क्रियाकलाप कौन है। तो देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये तृतीय क्रियाकलाप है क्या। देखिए आर्थिक गतिविधियों को आमतौर पर 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यह आपके हमेशा काम आने वाला है, ठीक है ना। देखिए क्या करते हैं, आर्थिक गतिविधियों को जो है आर्थिक गतिविधियों को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। आर्थिक गतिविधियों को क्या करते हैं? आर्थिक गतिविधियों को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, ठीक है। अब इन 3 क्षेत्रों को जान लेते हैं कौन कौन सा है। एक है देखिए प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? एक है प्राथमिक क्षेत्र है, एक है द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, एक है द्वितीय क्षेत्र और एक है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। क्या है? तृतीय क्षेत्र। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है और तृतीय क्षेत्र क्या है, आपको इनके बारे में आज बता देता हूं। जीवन में कभी भी इसको दोबारा आपको नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक ही बार में आपको ये रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इसे प्राइमरी सेक्टर ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी सेक्टर और ये टर्शियरी है, ठीक। टर्शियरी सेक्टर है, ठीक है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है, ठीक है ना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है, ठीक। तो इस प्रकार से ये तीनों क्षेत्र हैं। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है। यह क्षेत्र जो होता है जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित होता है। यह क्षेत्र क्या होता है? जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्षतः उपयोग किया जाता है।
क्या प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष उपयोग। इसमें जो जैसे प्राकृतिक संसाधन है उसका उसी तरह यूज कर लिया जाता है जैसे। अब प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण दे देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कृषि, मतलब कृषि जो होती है, कृषि किसानी, खेती किसानी जो होती है सीधे प्राकृतिक सेक्टर है, तो उसको उसी रूप में शामिल करेंगे। दूसरा है मछली पकड़ना, मान लीजिए मछली पकड़ना, यह भी प्राकृतिक कार्य है, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से मछली पकड़ी जा सकती है, ठीक है। मछली कहीं भी तालाब में, नहर में मिल जाएगी तो उसे आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा है वानिकी। वानिकी को किस में शामिल करते हैं? वानिकी भी जंगल से लकड़ी और अन्य उत्पाद प्राप्त करना जो वानिकी होती है, यह भी प्राथमिक क्षेत्र होता है, ठीक है ना। आप एक लाइन में कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जहां कच्चे माल का उत्पादन होता है। क्या होता है? कच्चे माल का उत्पादन, ठीक है। कच्चे माल का उत्पादन यानी प्राथमिक क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। अब आइए द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जब द्वितीय क्षेत्र में आएंगे तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? यह जो कच्चा माल है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसमें क्या है? उद्योगों का उपयोग किया जाएगा और इस कच्चे माल को तैयार करके उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यह क्या है? यह जो सेकेंडरी सेक्टर है, यह कच्चे माल को तैयार माल में बदलने के लिए है। तैयार माल या गुड्स को, कच्चे माल को तैयार माल में बदलने के लिए है ना, ठीक है। तैयार माल में यानी उसका स्वरूप बदल देता है, तैयार माल में बदलने के लिए है, ठीक है ना, बदलने का कार्य करता है, ठीक है, बदलने का कार्य करता है। अब देखिए जो प्राकृतिक, जैसे मान लीजिए आलू है, आलू कच्चा माल है, लेकिन जब वह द्वितीय सेक्टर में आ जाएगा तो वह चिप्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आलू प्राथमिक सेक्टर में आएगा, जबकि उसका जो है, जब उसका प्रोसेस कर दिया जाएगा तो वह द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा और आलू का चिप्स बन जाएगा, ठीक है। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है वो क्या है? कच्चे माल को तैयार माल में बदलने का कार्य करता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो है उत्पादन और विनिर्माण दो मुख्य कार्य होते हैं। क्या होता है? इसमें उत्पादन होता है, उत्पादन व विनिर्माण दो मुख्य गतिविधियां इसमें आती हैं, ठीक है ना। ये द्वितीय क्षेत्र है। अब आ जाते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को क्या है? यह इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। और यह क्या है? यह सेवाओं और वितरण से संबंधित है। जैसे अब इसका, जब ये कच्चा माल यहां से देखिए प्राथमिक सेक्टर से निकला आलू और यहां आकर के चिप्स बन गया द्वितीय सेक्टर में, अब इसको कैसे बंटवाया जाए, कैसे व्यापार वाणिज्य किया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए इस चीज को, तो इसके लिए क्या होता है? सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है? व्यापार आता है, परिवहन आता है और बैंकिंग भी सेवा क्षेत्र में आता है। बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं भी सेवा क्षेत्र में आती हैं। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा व मनोरंजन भी सेवा क्षेत्र का विषय है, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित है, यानी कच्चे माल के उत्पादन से है, जबकि द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पादन है, कच्चे माल को जो है वह जो है तैयार माल में बदलने के लिए द्वितीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र की मुख्य गतिविधियां उत्पादन व निर्माण। और आगे आते हैं तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है? इसमें जो द्वितीय क्षेत्र में जो चीजें तैयार होती है उनके वितरण से संबंधित है और साथ ही व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि सेवाओं के वितरण से संबंधित है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये तीनों क्षेत्र आपके तैयार हो गए, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक तृतीय क्षेत्र है? अब आप बताइए। वानिकी क्या है? यह प्राथमिक क्षेत्र है। विनिर्माण क्या है? यह द्वितीय क्षेत्र है। कृषि क्या है? यह जो है प्राथमिक क्षेत्र है। तो बचा क्या? विपणन। विपणन बचा, देखिए व्यापार और विपणन यही तो है, तो यह क्या है? यह तृतीय क्षेत्र है, विपणन, ठीक है। विपणन तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र से संबंधित है, जो तैयार माल को फिर इधर उधर बेचना, उसको दुकानों तक पहुंचाना, यह किस में आता है? विपणन में आता है। और यह जो है तृतीय क्षेत्र है, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन सही है इसमें। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। मानव पूंजी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वह किस तरफ जाता है? ऑप्शन ए है संसाधनों का समुचित उपयोग। ऑप्शन ए है क्या? संसाधनों का समुचित उपयोग। ऑप्शन बी है उत्पादकता में वृद्धि। ऑप्शन सी है कुशलता में विकास और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो मानव पूंजी को जो बढ़ाया जाता है, मानव पूंजी में जो वृद्धि विनियोग किया जाता है, जोड़ा जाता है उसमें, जैसे कोई कौशल सिखाया जाए, कोई अन्य एक्स्ट्रा चीजों का निवेश किया जाए, तो मानव पूंजी में जो निवेश बढ़ रहा है उस निवेश को, वह निवेश अग्रसारित करता है। क्या अग्रसारित करता है? संसाधनों का समुचित उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में वृद्धि या उपरोक्त सभी। आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो देखिए
इसमें डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। आप जानते हैं कि जो मानव पूंजी है इसको भी अन्य पूंजियों की तरह ही माना गया है, ठीक है ना। मानव पूंजी को भी अन्य पूंजी की तरह माना गया है, और जब मानव पूंजी में जब निवेश किया जाता है, विनियोग किया जाता है, तो यह क्या करेगा, यह उत्पादकता में वृद्धि करेगा, ठीक है, उत्पादकता में वृद्धि करेगा, कुशलता में विकास होगा इसके, ठीक है। और जब कुशलता में विकास होगा, संसाधनों का समुचित उपयोग होगा, तब जो है उत्पादकता में वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, पहले मानव, देखिए मानव पूंजी में विनियोग का मतलब होता है कि मानव पूंजी अन्य पूंजी की तरह है, मानव पूंजी में निवेश किया जाए, इन्हें नई तकनीकें सिखाई जाए, इन्हें नए क्रियाकलाप कार्य करने की शैली डेवलप की जाए, जो ट्रेनिंग दी जाए। तो इससे क्या होता है, जब मानव पूंजी कार्य कुशल हो जाएगी तो क्या होगा, कुशलता का विकास होगा जब उसमें निवेश किया जाएगा। जब कुशलता का विकास हो जाएगा तो संसाधनों का समुचित उपयोग करेंगे, और संसाधनों के समुचित उपयोग के द्वारा उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आ जाइए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था। आपको बताना है, देखिए यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो ऑप्शन ए है 2004-05, ऑप्शन बी है 1998-99, ऑप्शन सी है 2000-2001, और ऑप्शन डी है 1995-96। तो बताइए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी। तो वर्ष 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी, और यह जो है किसानों के लिए एक वरदान के रूप में काम करता है, ठीक है ना। तो किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी, तो 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। छठा देखते हैं, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है कि छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। देखिए बेरोजगारी के जितने मुख्य प्रकार हैं उनके बारे में तो मैंने एक डिटेल में आपको समझा दिया है कल वाली वीडियो में, लेकिन चलिए ये प्रश्न सामने आया है तो इसको देख लेते हैं कि छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। तो देखिए शब्द में क्या लिखा है, छिपी बेरोजगारी। छिपी का मतलब प्रत्यक्ष तो है नहीं, है तो अप्रत्यक्ष, जो दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत है। ऑप्शन ए है कि बी है कि सी है कि डी है, ठीक है। तो आप जल्दी से अपना आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। मतलब किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगा रहना, ठीक है ना। इसे छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है जिसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, इसे छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, श्रीमती ये जॉन रॉबिन्सन ने किया था। किसने, जॉन रॉबिन्सन ने, जॉन रॉबिन्सन ने किया था। किसका, प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉन रॉबिन्सन ने प्रत्यक्ष प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो ये मिसर्स थी, मिसर्स जॉन रॉबिन्सन ने जो है क्या किया था, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना। अब छिपी बेरोजगारी को देखिए आसान भाषा में समझे कि जैसे मान लीजिए कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र मान लीजिए छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, जिस काम को 2 से 3 लोग कर सकते हैं उसमें पूरा परिवार यानी 5 से 10 लोग उसमें लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो जो काम 3 ही लोग कर सकते हैं उस काम में 10 लोग फालतू उसमें समय नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं, मतलब किसी कार्य में जितने कम, अब इसमें क्या होता है कि जैसे 3 लोग कर सकते हैं, 5 से 10 लोग लगे हैं, तो ये 3 से 5 में 2 का अंतर है और 10 में 7, तो यानी 2 और 7 ये लोगों की जो उत्पादकता है वह शून्य है। क्यों शून्य है, क्योंकि जो काम 3 ही लोग कर सकते हैं वो काम 5 लोग क्यों कर रहे हैं। अगर वह काम 5 लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब 2 लोगों का यहाँ यूज नहीं है, ठीक है। तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी है 0, ठीक है। तो यह जो बेरोजगारी होती है इसे ही छिपी बेरोजगारी कहते हैं। बात समझ में आई। मान लीजिए कि 3 लोगों का काम है, ठीक है, 3 लोग इस काम को कर सकते हैं और हम इसमें लगे हैं 5 लोग, ठीक है। तो 5 लोग जो लगे हैं, क्यों लगे हैं, अब इसमें जो 2 लोग एक्स्ट्रा लगे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, जब ये काम 3 ही लोग कर सकते थे तो ये 5 लोगों की जरूरत नहीं है, तो यानी 2 लोग जो लगे हैं वो एक्स्ट्रा है, यानी उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो उत्पादकता है वो क्या है, उत्पादकता उनकी शून्य है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी भी पाई जाती है। इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। और छिपी हुई बेरोजगारी शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉन रॉबिन्सन ने छिपी हुई बेरोजगारी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना। अब चलिए आज के 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई। आपको बताना है कि 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि
कहाँ हुई? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो देखिए इन 4 राज्यों में जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही 2011 में, वो कहाँ रही? वह रही आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन सही है, 2011 में आंध्र प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही। देखिए इन 4 राज्यों में क्या है, आंध्र प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में रही वह तो रही 11%, ठीक है। उसके बाद बिहार में जो रही वह कितनी रही? 25.4% बिहार में रही, ठीक है। तमिलनाडु में कितनी रही? तमिलनाडु में 15.6% रही। और उसके बाद आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में यह 13.8% रही। इस प्रकार क्या हुआ, 2011 में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वो सबसे कम कहाँ रही? तो वह रही आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का 8वां प्रश्न हमारा, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? आपको बताना है किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है। इसमें से आपको ऑप्शन में बताना है। ऑप्शन ये है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होती है। दूसरा है कुल उपभोग निवेश व्यय के योग के बराबर होता है, ठीक है। अगला है सभी व्यक्तियों की वैयक्तिक आय के योग के बराबर होगी। उसके बाद है डी ऑप्शन उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो आप बताइए किसी दी गई अवधि में एक देश की राष्ट्रीय आय इनमें से कौन सी होगी, यह आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। अब देखिए राष्ट्रीय आय का आशय क्या है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है, इससे जान लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आय से आशय क्या है? राष्ट्रीय आय से आशय क्या है, इसे जान लेते हैं। अभी स्वयं पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय आय से आशय क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था में क्या है, यहां से लिख देता हूं, किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि, देखिए समय अवधि जरूर रहती है, किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि, ठीक है, एक विशेष समय अवधि, किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि, इसे मान लीजिए 1 वर्ष, नॉर्मली यह 1 वर्ष माना जाता है हर वर्ष के हिसाब से। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि मान लिए 1 वर्ष में देश के समस्त देश के नागरिकों द्वारा, ध्यान रहे ये नागरिक की बात कर रहा, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मतलब रुपए में उसको कन्वर्ट करके के मौद्रिक मूल्य से है, ठीक है ना। क्या है देखिए इसमें राष्ट्रीय आय से क्या आशय है? राष्ट्रीय आय से आशय है किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि, मान लीजिए एवरेज 1 वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है, ठीक है ना। तो किसी देश के जो नागरिक 1 वर्ष में जितना वस्तु और सेवा का अंतिम उत्पादन करते हैं, फाइनली जो प्रोडक्ट आता है उसमें जो है उसके जो मौद्रिक सेवा, चाहे वो सेवा हो चाहे वह वस्तु हो, ठीक है, उसका जो रुपए में जो वैल्यू होती है, मौद्रिक मूल्य जो होता है, उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? यह करता है केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है ना। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वर्तमान में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आप मान लीजिए कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है यह भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, भारत में किसी राष्ट्रीय आय से आशय होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि यानी 1 वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है, ठीक है ना। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसकी जो है गणना करता है भारत में, ठीक है। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भी कहते हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर, ठीक है ना। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो किसके उत्पादन के लिए? देखिए कल हमने बताया था काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और यह जो है कपास के उत्पादन के लिए बहुत उपजाऊ होती है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, यह हमने कल बताया था, ठीक है ना।
काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, और यह जो है कपास के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। बजट के हिसाब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो बजट के हिसाब किताब की जांच जो है वह भारतीय संसद किसके द्वारा करवाती है या करती है, आपको बताना है। तो देखिए, नंबर 1 है आकलन समिति, नंबर 2 है सार्वजनिक लेखा समिति, नंबर 3 विशेषाधिकार समिति, और नंबर 4 हिसाब किताब जांच समीक्षा समिति। तो देखिए, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, एक है ये, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बजट के हिसाब किताब की जो जांच है वह भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। इसे लोक लेखा समिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। सार्वजनिक लेखा समिति, या इसे क्या कहते हैं? इसे लोक लेखा समिति कहते हैं, या इसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, अकाउंट कमेटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। क्या है? ये बजट के हिसाब किताब की जांच जो भारतीय संसद है वो सार्वजनिक लेखा समिति, या इसे क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति भी कहते हैं। ठीक है ना, लोक लेखा समिति भी कहते हैं, और इसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा जो है भारतीय संसद जो है बजट के हिसाब किताब की जांच करती है। दोस्तों, मेरा रूम जो है वो ऑन द रोड है, तो सुबह क्या होता है कि बहुत से व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए इधर से आते जाते हैं, तो बीच बीच में आपको थोड़ी आवाजें सुनाई दे रही होंगी, उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर मैं उनका इंतजार करूं तो दिन भर यहाँ से कुछ ना कुछ जो है गुजरता ही रहता है। कोई ना कोई बिजनेसमैन इधर से आवाज लगाते हुए जाता है, तो कभी कभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, आवाज आ जाती है। ठीक है, वैसे मैं प्रयास करता हूं कि कम से कम आए, लेकिन अगर आती है तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। अब देखिए, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है या सार्वजनिक लेखा समिति या लोक लेखा समिति है, इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में 15 होते हैं लोकसभा से, 15 किससे होते हैं? 15 होते हैं लोकसभा के सदस्य, और 7 होते हैं राज्यसभा के सदस्य। 15 और 7 होते हैं राज्यसभा के सदस्य। ठीक है ना। तो इस प्रकार कुल 22 सदस्य होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है। तो बजट, इसको मैं जब संविधान पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में, समितियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? वह हमेशा विपक्ष का नेता होता है। इस बात को याद रखिएगा। विपक्ष का नेता पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। तो देखिए, बजट का जो हिसाब किताब है यह जो है सार्वजनिक या लोक लेखा समिति के द्वारा संसद करती है। ठीक है, बाकी चीजें हमने आपको बता दिया। आज का 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? आपको बताना है कि इन करों में से कौन सा कर है जो ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए है बिक्री कर, ऑप्शन बी है भूमि राजस्व कर, ऑप्शन सी है स्थानीय मेलों पर कर है, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, इनमें से कौन सा कर जो है ये ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो देखिए, जो स्थानीय मेलों पर कर है, स्थानीय मेलों पर कर यह ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। ठीक है ना। जबकि जो है शेष दोनों कर जो है, जैसे बिक्री कर है और उसके बाद भू राजस्व कर है, ये किसके द्वारा? यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है ना। तो निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? आपको बताना है कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए। तो बताइए, ऑप्शन ए है बिहार, पश्चिम बंगाल और असम है, ऑप्शन बी है गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। आपको बताना है कि हरित क्रांति से भारत के कौन से क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए। ठीक है। तो आप जानते हैं कि हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? वह जो है 1966 में। हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? 1966 में हुई थी, और यह जो है खरीफ फसल से, कहां से हुई थी? खरीफ फसल से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। तो 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, और इससे जो सबसे ज्यादा लाभान्वित क्षेत्र था, सबसे ज्यादा एरिया या राज्य जो सबसे ज्यादा लाभान्वित थे वो कौन थे? वह थे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहां इसके लाभ आपको दिखाई देंगे, जैसे आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, महाराष्ट्र में दिखाई देगा हरित क्रांति के लाभ, और उसके साथ साथ तमिलनाडु के भी कुछ जिलों में इसका लाभ दिखाई देगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार देखिए, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं कि इसका हिस्सा वहां से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए। ठीक है ना।
चलिए अगला देखते हैं। 13वां प्रश्न है, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? आपको बताना है कि भारतवर्ष में सिक्कों की जो ढलाई होती है वह कहाँ होती है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में। ऑप्शन बी है दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद में। ऑप्शन सी है मुंबई, दिल्ली तथा बेंगलुरु में। और ऑप्शन डी है मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। तो बताइए भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? तो देखिए भारत में सिक्कों की जो ढलाई होती है वह होती है मुंबई में, कोलकाता में तथा हैदराबाद में। ठीक है, मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में भारत में सिक्कों की ढलाई होती है। एक और 1988 में 1988 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी एक ढलाई केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा या उत्तर प्रदेश में भी सिक्कों की ढलाई होती है। तो डी ऑप्शन सही है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 13वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसका क्या अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? सिक्योरिटीज में व्यापार करना। ऑप्शन बी है विदेशी मुद्रा की नीलामी करना। ऑप्शन सी है सोने का व्यापार करना। और ऑप्शन डी है उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन या इसे क्या कहते हैं? खुले बाजार की क्रिया। क्या कहते हैं? खुले बाजार की क्रिया। ये किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो खुले बाजार की क्रिया है वह किसके लिए की जाती है? तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? उसका ऑप्शन है सिक्योरिटी में व्यापार करना। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या आशय है? सिक्योरिटी में व्यापार करना। ठीक है ना। आइए यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है जो रिजर्व बैंक का ओपन मार्केट ऑपरेशन है इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन या इसे कहते हैं खुले बाजार की क्रिया। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं खुले बाजार की क्रिया। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? खुले बाजार की क्रिया के तहत यह क्या करता है? सरकारी प्रतिभूतियों, क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों या इसे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। एवं क्या करता है? एवं ट्रेजरी का, सरकारी प्रतिभूतियों एवं ट्रेजरी का ये क्या करता है? क्रय विक्रय करता है। ठीक है ना, क्रय विक्रय करता है। अब देखिए खुले बाजार की क्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? सरकारी प्रतिभूतियों एवं ट्रेजरी का क्रय विक्रय करता है। ठीक है ना। अब देखिए ये ऑप्शन सही है, सिक्योरिटी में व्यापार करना, सिक्योरिटीज में। तो सरकारी प्रतिभूतियों का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं इसे। ये ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है उसे सरकारी प्रतिभूतियां कहते हैं। तो ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज में व्यापार करना ये होता है। अब देखिए यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है जिसको मैं आपको बता रहा हूं, और वह बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, आपकी भी परीक्षाओं में उसे पूछा जा सकता है। एक प्रश्न आता है कि जब प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है, प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य क्या होता है? प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है तो उसका उद्देश्य बताएं। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, और जब क्रय किया जाता है तो क्रय करने के समय उसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए मैं इस प्रश्न को कायदे से नहीं पूछ पा रहा हूं। जो प्रश्न पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि भारतीय प्रतिभूतियों के विक्रय से क्या अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्रय से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इन दो प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा जो है अपेक्षा से अधिक हो जाती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा जो है अपेक्षा से अधिक हो जाती है, मुद्रा की मात्रा जो है अपेक्षा से अधिक हो जाती है, तो उस मुद्रा को निकालने के लिए, मतलब मुद्रा को कम करने के लिए, यानी तो अर्थव्यवस्था में तत्काल जो है मुद्रा को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को कम करने के लिए, मात्रा को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तब जो है प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? कम करने के लिए प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है, प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है। ठीक है ना। और जब जो है
मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ाने के लिए, देखिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिभूतियों का बढ़ाने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है। प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं आराम से समझा देता हूं, आपको ये बातें समझ में आएंगी। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर सरकार प्रतिभूतियों का विक्रय कब करती है। उसमें एक ऑप्शन आता है कि यह जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को घटाने के लिए, इनमें से कोई नहीं या किसी अन्य कारण से। तो देखिए जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो मात्रा है वह अपेक्षा से अधिक हो जाती है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को कम करने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था से जो मुद्रा है उसको निकालने के लिए, अतिरिक्त मुद्रा को निकालने के लिए प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा यही विकल्प आता है। ठीक है ना। प्रतिभूतियों का विक्रय कब किया जाता है? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है और उस मुद्रा को हमें निकालना होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे टर्म पे कि प्रतिभूतियों का क्रय कब किया जाता है। तो प्रतिभूतियों का क्रय तब किया जाता है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। क्या है? अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने के लिए, यानी जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा जो है कम हो जाती है, तो उसे बढ़ाने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है। ठीक है। ये दोनों क्रय और विक्रय, इसकी परिभाषा जो है अपोजिट है, इसीलिए अक्सर पूछा जाता है। तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को कम करना है तो प्रतिभूतियों का विक्रय करते हैं, और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना है तो प्रतिभूतियों का क्रय करते हैं। इस बात को एकदम क्लियरली याद रखिएगा। कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, जब इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आज का 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ करना और उसको व्यवस्थित करने का कार्य उसका नहीं है। तो ऑप्शन ए है स्कूल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है पंचायती राज, ऑप्शन सी है स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन डी है ठेकेदार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए डी ऑप्शन सही है। ठेकेदार जो है मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है। ठीक है ना। बाकी इसमें सभी शामिल होते हैं, बाकी ये 3 शामिल होते हैं। देखिए मध्याह्न भोजन योजना की जो शुरुआत है वो कब से की गई थी। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत है वो कब से की गई थी। तो 15 अगस्त 1995 से। कब? 15 अगस्त 1995 से मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो राजकोषीय नीति निरूपित करता है। तो ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है योजना आयोग। तो बताइए कि इनमें से कौन है जो राजकोषीय नीति को निरूपित करता है। ठीक है। तो देखिए जो भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण है वो कौन करता है। वह करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है ना। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को निरूपित करता है। इसे राजकोषीय नीति को क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी। क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी को कौन निरूपित करता है? तो यह निरूपित करता है भारत का वित्त मंत्रालय। ठीक है ना। जबकि मौद्रिक नीति का जो निर्धारण है, देखिए मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? वह जो है आरबीआई करती है। मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करती है। जबकि राजकोषीय नीति जो है वह किसके द्वारा होती है? वह जो है फिस्कल पॉलिसी, यह वित्त मंत्रालय के द्वारा की जाती है। ठीक है ना। अब वित्त आयोग में क्या होता है? वित्त आयोग क्या करता है? वित्त आयोग के कार्य क्या है इसके बारे में भी बता देते हैं। यह जो है केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व एवं, वित्त आयोग क्या करता है? वित्त आयोग का कार्य भी जान लीजिए कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्त का बंटवारा कौन करता है? राजस्व एवं वित्त का बंटवारा कौन करता है? बंटवारा कौन करता है? यह करता है वित्त आयोग। ठीक है ना। तो देखिए कौन सी राजकोषीय नीति है? राजकोषीय नीति को कौन निरूपित करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है ना। वित्त आयोग के क्या कार्य हैं? केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्त का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। योजना आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसको समाप्त कर दिया गया। यह क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करता था, लेकिन योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर क्या बन गया? नीति आयोग बन गया।
ठीक है, इसकी जगह पे नीति आयोग बन गया 1 जनवरी 2015 से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि भारत में राजकोषीय नीति को निरूपित करता है वित्त मंत्रालय, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है। आपको बताना है कि सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है। तो ऑप्शन ए है बैंक बोर्ड ब्यूरो, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी संबंधित बैंक का प्रबंधक। तो कौन करता है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है, यह आपको बताना है। तो बताइए। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्षों का चयन कौन करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। कौन करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसे BBB के नाम से जानते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है। आपको बताना है कि किसी भी योजना में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है। आपको यह बताना है कि योजना में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कृषि रक्षा, ऑप्शन सी है चयनित आधारभूत उद्योग, ऑप्शन डी है लोहा एवं इस्पात। आप बताइए कि इसमें से कौन सा क्षेत्र कोर सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए, सी ऑप्शन सही है, योजना में कोर सेक्टर से तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। अब आइए जानते हैं कि आखिर कोर सेक्टर किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी योजना में कोर सेक्टर ऐसे उद्योग हैं, देखिए कोर सेक्टर ऐसे उद्योग हैं, कोर सेक्टर ऐसे उद्योग हैं जो अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्व रखते हैं, ठीक है ना। दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक, दीर्घकालिक आर्थिक विकास, ठीक है, दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। कौन, कोर सेक्टर ऐसे उद्योग हैं जो अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। भारत में क्या हुआ है कि कोर सेक्टर के अंतर्गत कुल 8 आधारभूत उद्योगों को रखा गया। 8 आधारभूत उद्योग हैं जिन्हें कोर सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। इन 8 के नाम जान लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर इनसे प्रश्न आते हैं। कभी कोई उद्योग के बारे में पूछता है कि इनमें से कौन कोर सेक्टर उद्योग है, कौन नहीं है, ठीक है। तो इन 8 उद्योगों के बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें पहला है इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग में आता है। और दूसरा है, इसमें पहला इस्पात उद्योग है, दूसरा है सीमेंट उद्योग है। तीसरा इसमें क्या है, उर्वरक है। और चौथा है इसमें खनिज तेल भी आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में आता है। इसमें पांचवा कौन सा है, पांचवा है इसमें कोयला भी आधारभूत उद्योगों में आता है। और छठा है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। सातवां है रिफाइनरी उत्पाद को भी आधारभूत उद्योगों में शामिल किया जाता है। और 8वां है विद्युत, ठीक है। तो ये 8 आधारभूत उद्योग ऐसे हैं जिनकी जो है दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दृष्टि से इनका विशेष महत्व है। आप देख सकते हैं, ये इस्पात है, क्या है, यह जो है इस्पात है। इस्पात उद्योग, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत, यह 8 आधारभूत उद्योग जो है मतलब 8 आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आते हैं। तो योजना का जो कोर सेक्टर है वो किससे संबंधित है, वह चयनित आधारभूत उद्योगों से संबंधित है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और नहीं नोट कर पाएंगे तो यही मैं जो PDF है ये मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, ठीक है ना। चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 19वां प्रश्न है, वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब किताब कौन रखता है। तो 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब किताब कौन रखता है। तो ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। तो आपको बताना है कि वर्ष 1995-96 में स्थापित, सबसे पहले तो जान लीजिए ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना कब हुई, यह प्रश्न अलग से नोट कर लीजिएगा। तो यह हुई वर्ष 1995-96 में। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना कब हुई, तो 1995-96 में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना हुई है। अब बताइए कि इसका हिसाब किताब कौन रखता है, ठीक है। अब इसका हिसाब किताब कौन रखता है यह आपको बताना है। तो देखिए,
ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का जो हिसाब किताब रखता है वह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, यानी इसे क्या कहते हैं, नाबार्ड। नाबार्ड के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। तो नाबार्ड जो है, यह याद रखिएगा कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का की स्थापना कब हुई, तो 1995-96 में हुई। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि इसका हिसाब किताब कौन रखता है, तो नाबार्ड रखता है। देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसको एज इट इज रट लीजिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है तो गलत कर देते हैं लोग, ठीक है। और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। आप परीक्षाओं में देखेंगे इसी लाइन में कहीं फार की जगह आप लगा देता है, कहीं डेवलपमेंट की जगह कुछ और, कहीं रूरल की जगह कुछ और, ऐसे ही प्रश्न पूछता है नाबार्ड के फुल फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसे ध्यान से याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। और 1995-96 में गठित राष्ट्रीय अवस्थापना विकास कोष का जो हिसाब किताब है वह रखता है नाबार्ड, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहां आरंभ किया गया। आपको बताना है राष्ट्रीय नियोजन गारंटी योजना नामक जो कार्यक्रम था उसे सर्वप्रथम कहां आरंभ किया गया। तो वह है, ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो बताइए, राष्ट्रीय नियोजन गारंटी योजना की शुरुआत कहां हुई, कहां से आरंभ किया गया। देखिए, नियोजन गारंटी योजना या इसे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया था महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य में इसकी शुरुआत सर्वप्रथम की गई और 26 जनवरी 1979 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगर आपसे सबसे पूछा जाए कि सबसे पहले रोजगार कार्यक्रम या नियोजन की गारंटी योजना शुरू करने वाला राज्य कौन था, तो वह था महाराष्ट्र, जिसने 26 जनवरी 1979 में 1979 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, नियोजन गारंटी योजना या ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ठीक है, जो बाद में मनरेगा के तहत आता है। उसकी शुरुआत बहुत पहले महाराष्ट्र की सरकार ने 26 जनवरी 1979 को इसके कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, ठीक है ना। तो नियोजन गारंटी योजना या ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत किसने की, महाराष्ट्र ने 26 जनवरी 1979 को, ठीक है। अगला देखते हैं, 21वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। यह बताना है कि उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों का साक्षरता दर बताना है और किस क्रम में बताना है, अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में, बढ़ते से घटते हुए क्रम में बताना है, ठीक है। तो कौन सा है, वह जो है 4 जिले उत्तर प्रदेश के जिन्हें साक्षरता दर वाले सर्वाधिक से, मतलब अवरोही क्रम का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना, बढ़ते से घटते क्रम में बताना है आपको। तो वह है बी ऑप्शन सही है। देखिए, बी ऑप्शन में क्या है, देखिए सर्वाधिक साक्षरता के मामले में गौतम बुद्ध नगर है, फिर है गाजियाबाद है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर नगर है और फिर औरैया है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इनकी अलग अलग जनसंख्या के बारे में जानेंगे कि कितनी साक्षरता इनकी है, तो देखिए गाजियाबाद की कितनी है, 85% है साक्षरता, ठीक है ना। गौतम बुद्ध नगर की 82% है लगभग, ठीक है। और कानपुर नगर की 81% है, ठीक है। तो सबसे कम किसकी हो गई, तो इसकी हो गई 80% औरैया की है, ठीक है। हमें जो है अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आना था। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है गाजियाबाद, अवरोही क्रम में सबसे ऊपर है गाजियाबाद है, फिर सबसे ज्यादा से कम की तरफ आना है तो सबसे ज्यादा गाजियाबाद है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर नगर और फिर औरैया, ठीक है ना। तो ये है, बी ऑप्शन सही है। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। तो देखिए, कृषि की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, बिल्कुल सही है। बृहद बेरोजगारी सही है। उद्योग की प्रधानता नहीं है। उद्योग की प्रधानता किसमें होती है, यह विकसित देशों में होती है। उद्योग की प्रधानता किन देशों में होती है, उद्योग की प्रधानता जो होती है वह विकसित देशों में होती है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधान है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, बृहद बेरोजगारी है। मतलब 1, 3 और 4 कहाँ है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। यह उद्योग की प्रधानता विकसित देशों में होती है, भारत में अभी उद्योग की प्रधानता नहीं है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, इनसाइड ट्रेडिंग से आप क्या समझते हैं, आप बताइए। इसमें से इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है, तो इनसाइड ट्रेडिंग है, ऑप्शन ए है शेयर बाजार से, ऑप्शन बी घुड़दौड़, ऑप्शन सी करारोपण और ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय बाजार। तो बताइए, इसमें से इनसाइड ट्रेडिंग क्या है। तो देखिए, इनसाइड ट्रेडिंग है, किससे संबंधित है, शेयर बाजार से संबंधित है। इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध किससे है, यह जो है शेयर बाजार से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जब कोई कंपनी का कर्मचारी
कंपनी का कोई कर्मचारी जो होता है, किसी कंपनी का कोई कर्मचारी जो होता है, वह जो है कंपनी की किसी कंपनी की किसी आंतरिक सूचना को वह लीक कर देता है, या इसका उपयोग करके आंतरिक सूचना का उपयोग करके जब कोई कर्मचारी होता है और आंतरिक सूचना का उपयोग करके वह जो है शेयर ट्रेडिंग करता है, शेयर खरीद लेता है। शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से अनुचित लाभ कमाता है, पैसा बना लेता है। जैसे उसको पता है कि इस शेयर का भाव बढ़ने वाला है और वह उस कंपनी का कर्मचारी है, उसे पता है कि उस शेयर का भाव बढ़ने वाला है, तो उसने तेजी से वो ढेर सारे शेयर खरीद लिए। तो जो कंपनी में शेयर का भाव बढ़ेगा, कंपनी के शेयर का भाव बढ़ेगा तो उससे लाभ होगा। तो यही इनसाइड ट्रेडिंग का मतलब है। ऐसा कर्मचारी जो किसी कंपनी की मतलब वो कंपनी का कर्मचारी हो, उसकी आंतरिक सूचना का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करे, यह जो है अवैध कार्य माना जाता है। ठीक है ना, तो इसे ही कहते हैं इनसाइड ट्रेडिंग। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, शेयर बाजार से संबंधित है। 24वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत, इसे क्या कहते हैं? एफआरपी। ठीक है, एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? आपको बताना है गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत, जिसे एफआरपी कहते हैं, इसको निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो ऑप्शन ए है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन बी है कृषि लागत और कीमत आयोग, ऑप्शन सी है कृषि मंत्रालय विपणन और निरीक्षण निदेशालय, और ऑप्शन डी है कृषि उत्पाद विपणन समिति। तो इसमें कौन सा है जो गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को अनुमोदित करता है? ठीक है, तो बताइए। देखिए, एफआरपी को क्या कहते हैं? एफआरपी को कहते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव। ठीक है, रिम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं एफआरपी को। ठीक है, तो गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमोदित करता है, आपको यह बताना है। तो इसका अनुमोदन कौन करता है? इसका अनुमोदन करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। कौन करता है? इसमें आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को अनुमोदित करती है। ठीक है ना। अब देखिए, कल हमने आपको बताया था, कल की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए। कल हमने बताया था कि जो गन्ना होता है उस पे एमएसपी नहीं लागू होती, बल्कि उस पे क्या होती है? एफआरपी, यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस लागू होती है। और एफआरपी जो होती है वह, देखिए, एमएसपी कौन जारी करता है? एमएसपी जारी करता है, एमएसपी कौन जारी करता है? और ये एमएसपी कौन जारी करता है और जो है एफआरपी कौन जारी करता है? तो देखिए, जो एमएसपी है इसको जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? एमएसपी कौन जारी करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसके बारे में मैंने कल काफी डिटेल में बताया था, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जारी करता है, जबकि एफआरपी कौन जारी करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। कौन? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति क्या करती है? मंत्रिमंडलीय समिति यह एफआरपी जारी करती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति क्या करती है? एफआरपी जारी करती है, जबकि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग क्या करता है? यह एमएसपी जारी करता है। ठीक है ना। और एफआरपी गन्ने के मूल्य के निर्धारण के लिए जारी होती है। तो ए ऑप्शन सही है, इन दोनों को याद रखिएगा। एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जारी करता है, जबकि एफआरपी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है ना। अब आइए आज का 25वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का 25वां प्रश्न है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? आपको बताना है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है सीमेंट, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी हथकरघा, और ऑप्शन डी अखबारी कागज। तो आपको पता होगा नेपा नगर अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। ये प्रश्न कैसे रहे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव को जरूर लिखें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।